जय हिंद, नमस्कार सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चाइल्ड साइकोलॉजी के ये 30 प्रश्न का चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको देखिए अभी पता चलेगा कि कौन कौन राज्य से ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से बोल रहे हैं। यदि अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम टेट से संबंधित ही तैयारी आपको करवाएंगे, है ना, और आपका बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है क्या कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में बांटा था, जिसमें से किस अवस्था में वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन पहला में दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज 11 साल से ऊपर है। या संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 साल की होता है। या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल की अवस्था होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका जो होगा, इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से ऊपर होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ठीक है, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। देखिए, शिक्षण पद्धतियाँ एवं विषय ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता। देखिए यहाँ सभी ऑप्शन जो हैं लगता है कि सब आंसर सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन जो होगा उसको हमको आंसर देना है। तो यहाँ क्या कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि उसे धैर्य और दृढ़ होना चाहिए। धैर्य कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर में बच्चे जो होते हैं, हो सकता है जो चीज़ हम कहें वो नहीं भी सुनेंगे। ठीक है, इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। तो इससे टीचर को क्या होना चाहिए कि अनस करके उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको धैर्य बनाए रखना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए कि हम उसको सिखा ही लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वय समूह यानी पीयर ग्रुप का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए देखिए, एडोलेसेंस में या किशोरावस्था में, या फिर एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था में, या फिर पूर्व बाल्यावस्था, या फिर बाल्यावस्था में। तो यहाँ पीयर ग्रुप कह रहा है और इसका आंसर जो पीयर ग्रुप में जो बच्चा हो जाता है सक्रिय सदस्य, वह किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक कार्य कुशलताएं होगा यहाँ पर, कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ होता है कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो होगा, इसमें आंसर होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त यहाँ नहीं करता है, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, विकास का अर्थ है। क्वेश्चन तो बहुत सरल है, लेकिन इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज होगा। देखिए क्या कहता है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को कहते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को कहते हैं। देखिए सभी आंसर लग रहा है सही है। यदि यहाँ उपरोक्त में से सभी रहता तो आंसर हो जाता वो, लेकिन इनमें से सबसे बेहतर आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ इसका चौथा आंसर होगा, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। शर्म और गर्व यानी सेम और प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में? नहीं, यहाँ तो शर्म उसको लगता ही नहीं है। तो किस में? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था में? तो देखिए शर्म और गर्व यह जो भावना विकसित होता है बालक के चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में, यानी शैशवावस्था में उसमें कोई शर्म नहीं रहता है। ठीक है, एक बच्चा टॉफ़ी के लिए भी नाच सकता है, रो भी सकता है, गाली भी दे सकता है, डंडा भी मार सकता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में आता है तो उस तरह करने में उसको शर्म लगता है। ठीक है, और वो गर्व भी महसूस करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा?
2 होगा, सेकेंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? यानी मेंटलिटी वो हेल्दी है, ठीक है, स्वस्थ है, यानी वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, यानी बैलेंस है। इसका आंसर हो सकता है। आगे चलिए, उसे अपने विषय का ज्ञान है, ये भी सही है। वह अत्यंत संवेदनशील हो, या वह सख्त एवं अनुशासन पसंद करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर मानसिक रूप से स्वस्थ की बात करता है और इसमें सबसे बेहतर विशेषता इसका पहला ही होगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा, यानी बैलेंस होगा वो, ठीक है। इसके लिए आंसर इसका पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या मतलब होता है? ठीक है, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक क्षेत्र का, यानी यहाँ पर सभी विषय का नहीं होगा, शैक्षिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों होगा, यानी विषय का भी होगा और शैक्षिक होगा। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बच्चों की जिज्ञासा यानी उसकी क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, आगे चलिए, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब शिक्षार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम इसका तत्काल हमको उसकी जिज्ञासा के शांत करना है। जैसे कि क्लासरूम में यदि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उसके बीच में बच्चे की जिज्ञासा है कुछ जानने के लिए और उसमें प्रश्न करता है, तो उस बच्चा की जिज्ञासा की शांति तुरंत उसी समय वर्गकक्ष यानी क्लासरूम में ही कर दिया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखते हैं कि सिरस्थ सिद्धांत क्या कहता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग की परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ भी सिरस्थ सिद्धांत हमारा कहता है तो बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। यानी जीवों का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। यानी गर्भावस्था में जब बच्चा पलता है तो सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है, उसके बाद उसका विकास सिर से होते हुए पैर की ओर होता है। आप जीवों को, अन्य जीव को भी हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि बरसात के समय में देखें कि मछली के छोटे बच्चे सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है, उसका सिर ही सबसे पहले दिखाई देता है। मेढक सबसे पहले सिर ही दिखाई देता है, उसके बाद उसका विकास आगे की ओर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अन्य जीवों में भी इस तरह का देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, कहता है कि वायोतस्की ने, यहाँ पर ने होगा, ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, क्या कहा है, यानी कौन सी बात कही गई है उसके द्वारा? यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, ये तो नहीं कहा है। यह सामाजिक तंत्र की क्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या यह समावेशन यानी एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन का परिणाम होता है। तो याद रखेंगे कि वायोटस्की जो होता है इसका कहना है विकास के बारे में कि यह सामाजिक तंत्र क्रियाओं के कारण होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। याद रखेंगे, वायोटस्की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ठीक है। पियाजे के चरणों का सही यहाँ पर कौन सा कथन है? कौन सा कथन में ये बच्चा इस तरह करता है? सेंसरी मोटर स्टेट में है ना, सेंसरी नर्वस सिस्टम यानी सेंसरी तांत्रिका तंत्र, या प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, या मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर क्या कहते हैं कि हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसेस में। तो यहाँ याद रखेंगे कि बच्चों में जो होता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, कहाँ पर? मूर्त संचालन प्रक्रिया में, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस के द्वारा, इसलिए इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि एक बच्चा की मानसिक आयु यानी उसकी मेंटल एज 5 साल दिया हुआ है और उसका रियल एज यानी क्रॉनिकल एज वास्तविक एज 4 साल दिया है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? चलिए, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आईक्यू इक्वल टू, ठीक है, आईक्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय रियल एज कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्रॉनिकल एज बोलते हैं, CA × 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चा का मेंटल एज कितना साल दिया हुआ है? 5 साल दिया हुआ है, ठीक है, और क्रॉनिकल एज यानी रियल एज वास्तविक आयु उसका 4 साल दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कटेगा 25,
ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे 25 25 125 और इस तरह से मेरा आंसर इसका पहला होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो याद रखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ जो होता है व्यवहार का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में एलेक्सिया क्या है यानी यह लर्निंग डिसेबिलिटी जो है अधिगम अक्षमता से एक क्वेश्चन आपका पक्का होगा, पक्का आप पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो टेट का। इसमें 12-13 डिसेबिलिटीज़ हैं, एकदम याद कर लेना है रट के, एक क्वेश्चन आपको श्योर यहाँ से रहता है। तो हम लोग देखते हैं एलेक्सिया किससे है, पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं या फिर लिखने की अक्षमता को कहते हैं या फिर सीखने की अक्षमता को या फिर उसको हम लोग सुनने की अक्षमता। तो याद रखेंगे एलेक्सिया जो होता है वह पढ़ने की अक्षमता होता है यानी रीडिंग डिसेबिलिटीज होती है, इसका आंसर होगा। चलिए 16 क्वेश्चन में बुद्धि के बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? मैकडूगल के द्वारा नहीं, टर्मेन के द्वारा नहीं, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। बर्ट के द्वारा भी नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं? यानी वीडियो का अनुरूपण, ठीक है, वीडियो सिमुलेशन या फिर होते हैं प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन या फिर हम लोग देखते हैं कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए जो होता है निम्न में सबसे बेहतर जो माना जाता है वह होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इसलिए इसका आंसर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गुण का सिद्धांत यह बात कहता है? नहीं। प्रकार का सिद्धांत कहता है? नहीं। तो यह कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिसिस थ्योरी के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इसका आंसर नहीं होगा, यानी व्यवहारवाद सिद्धांत भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किससे सही हो सकता है? ठीक है, क्या कहता है कि क्या यह सही हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है? उपरोक्त में से सभी। तो यह इसका आंसर होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है। ऐसा कहीं ये नहीं है कि स्त्री ज़्यादा बुद्धिमान होती है या फिर पुरुष बुद्धिमान होती है, इसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देना चाहिए? एकदम नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? आंसर ये हो सकता है। आगे चलिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? भी नहीं। यानी कक्षा में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर जो होगा सेकंड में होगा, सेकंड होगा, दूसरा होगा। प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परिचय के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की टेस्ट के बारे में चिंतित है। क्यों चिंतित है? वैधता के लिए या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने या प्रश्नों के प्रकार या इसकी विश्वसनीयता। तो इसका आंसर यहाँ होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से वो चिंतित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बायोंटस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी बायोंटस्की सिद्धांत का क्या निहितार्थ है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, ये एकदम नहीं है। देखिए, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि यानी IQ उनकी बुद्धि लब्धि से कम है, यानी ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चा को सीखने के लिए भेजा जाता है उसकी बुद्धि लब्धि, जहाँ सीखने के लिए भेजा जाता है उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कम की बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सहयोगात्मक समस्या समाधान, और चौथा में कहता है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मेरा तीसरा, यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 23 में
असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कहाँ पर करेगा ये? स्वयं पाठ को तैयार करने में, या फिर स्वतंत्र अध्ययन में, या रोजगार के संदर्भ में, या फिर अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ असंगठित घर परिवार से जो बच्चे आते हैं सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं स्वतंत्र अध्ययन के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कैसा? समावेशित शिक्षा द्वारा, या मुख्य धारा में डालकर, या फिर समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान किया जाता है सबसे अच्छा तरीका से किया जाता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा से, या कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये नहीं होगा। पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होगा, यानी यहाँ पर मेधावी छात्र भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है। कम योग्य कहने का मतलब है कि वैसे जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में करते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? ठीक है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन, या फिर अपसारी चिंतन। तो याद रखेंगे कि सृजनशीलता यहाँ जो होता है अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। क्या होती है? उन्हें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उसे ज्ञानार्जन में शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। तो नहीं होगा। उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है, भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका आंसर मेरा क्या होगा? दूसरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता यानी प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ठीक है, किसका संयोजन है? याद रखेंगे, क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको बढ़िया से आप ध्यान से सुनेंगे। उच्च योग्यता है ना, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, या फिर उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या फिर उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, या स्मरण शक्ति। तो जहाँ भी इस तरह का प्रश्न आएगा थोड़ा याद रखना होगा इसको। इसमें होता है सबसे पहले योग्यता आता है। ठीक है, तो हमको ऐसे ही पहला और तीसरा आंसर आ जाएगा सबसे पहले है। तो आगे चलते हैं, योग्यता के बाद सृजनात्मकता आता है, फिर वचनबद्धता आता है, इसलिए इसका आंसर मेरा पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यानी गलतियाँ किस कारण महत्वपूर्ण होती है? कि यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ये गलत है। देखिए, ये नहीं होगा। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये भी नहीं होगा इसका आंसर। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये इसका आंसर होना चाहिए। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये भी गलत है, यानी इसका आंसर मेरा तीसरा होगा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 में, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स किससे, जो चिंतन है, थॉट है, किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, या स्मृति आधारित चिंतन से, या फिर अपसारी चिंतन से, या फिर अभिसारी चिंतन से। तो यहाँ है ना, आउट ऑफ द थॉट जो चिंतन है यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा लगा तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे और आपका टेट का तैयारी बढ़िया से हो जाएगा। सभी विषय का आएगा आपके सामने। आपको चिंता नहीं करना है कि कुछ सब्जेक्ट का मेरा नहीं हो रहा है, सबका मटेरियल मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिस अपने चला जाएगा। ओके, बाय।